बारिश में बेटी की शादी। नंदिनी की शादी होने वाली थी। वे अपनी शादी को लेकर बहुत खुश थी, क्योंकि हर लड़की अक्सर अपनी शादी को लेकर बहुत सारे सपने और बहुत सारे अरमान संजो के रखती है। ठीक उसी तरह से नंदिनी अपनी शादी के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी। वे अपनी बहन मानसी के साथ ब्यूटी पार्लर जाती है। वहाँ जाकर अपना फेशियल करवाती है। थोड़ी देर बाद दोनों अपने घर आ जाती हैं। तभी नंदिनी की माँ अपनी बेटी का ऐसा दमकता हुआ चेहरा और निखार देखकर कहती है, अरे नंदिनी बेटा, शादी में सिर्फ और सिर्फ 15 दिन रह गए हैं। अब इस तरह से बाहर आना जाना बंद कर दे। कब कहाँ किसी की नजर तुझे लग जाए ना, कुछ नहीं पता होता। मैं तुझे काला टीका लगा देती हूँ। और हाँ, दामाद जी को भी समझा देना कि अब इस तरह से तुझे बहाने बना बना कर मिलने के लिए ना बुलाया करे। अरे माँ, मैं सच में ब्यूटी पार्लर गई थी। आपको क्या लगता है कि मैं पीयूष से मिलने गई थी? मुझ पर विश्वास ना हो तो मानसी से पूछ लो। मानसी भी मेरे साथ ही थी। अच्छा बाबा, ठीक है, मान लिया कि तू अकेली गई थी, बस मजाक कर रही थी बेटा। और मैं इतना समझा रही हूँ कि बाहर आना जाना बंद कर दे। वैसे भी गर्मी का मौसम है, मौसम चेंज हो रहा है बहुत। कहीं धूप से मेरी बेटी को कोई दिक्कत ना हो जाए, इसलिए तुझे कुछ भी चाहिए तो मंगवा लेना और आराम से घर पर बैठ। ऐसे ही थोड़ी देर बाद नंदिनी को बहुत जोर से भूख लगती है। वे किचन में खाना खाने के लिए जाती है। देखती है कि किचन में सारे बर्तन गंदे पड़े हैं, इसलिए वे पतीले में ही खाना शुरू कर देती है। तभी वहाँ पर नंदिनी की चाची आती है और चाची नंदिनी से कहती है, हे भगवान, ये क्या नंदिनी बिटिया, पतीले में कोई खाना खाता है क्या? और पतीले में खाना खाकर तो तूने हमारा बेड़ा गर्क कर दिया। अरे जो लड़की या लड़का पतीले में खाना खा लेता है ना, उसकी शादी में भयंकर बारिश आती है। और तू क्या चाहती है? क्या तेरी शादी में बारिश हो? क्या चाची, आप भी ना पुरानी बातें लेकर बैठी हो। ऐसा थोड़ी ना होता है कि पतीले में खाना खा लो तो बारिश आना शुरू हो जाएगा। अगर ऐसा ही होता ना तो लोग अपनी मर्जी से बारिश को बुला लेते। बारिश तो भगवान की मर्जी से होती है। और वैसे भी आप चिंता मत करो, मेरी शादी में कोई बारिश नहीं आएगी। अरे तुम आजकल के बच्चे ना, हम बड़ों की बातों को सोशल मीडिया पर जो फनी फनी मीम्स होते हैं ना, उनकी तरह बना देते हो। अरे हमारी बात को इस तरह से इग्नोर करते हो जैसे उस बात का कोई मतलब ही ना हो। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखना, बड़े बुजुर्ग जो बात कहते हैं ना, वे हमेशा सही होता है। अब चाची आप बताओ, मुझे बहुत जोर से भूख लगी थी। किचन में ना मैं गई, देखे सारे गंदे बर्तन पड़े हुए थे, इसलिए मैं जल्दी जल्दी पतीले में ही खाना शुरू कर दिया। तो क्या हो गया? तो बेटा एक बार हमें आवाज दे देती ना। चलो कोई बात नहीं, अब जो हुआ उसे जाने दे, उसको तो बदल नहीं सकते। थोड़ी देर बाद वहाँ पर नंदिनी के पिता मनोहर सिंह आते हैं। मनोहर सिंह अपनी बेटी की शादी को लेकर बहुत ज्यादा खुश हैं। नंदिनी उनकी इकलौती बेटी थी और वे चाहते थे कि उनकी बेटी की शादी बड़े धूमधाम से हो जाए। मनोहर अपनी बेटी नंदिनी से कहते हैं, अरे बिटिया, एक बार ना हमारे साथ वेन्यू पर चल लो और देख लो कि कैसा डेकोरेशन करवाना है तुमको। पापा आपको तो पता है ना, हमें बैंकेट वगैरह बिल्कुल पसंद नहीं आते। हमें ना फार्म हाउस में शादी करना है, क्योंकि वहाँ पर थोड़ा खुला खुला एनवायरनमेंट मिलता है। ये होटल और बैंक्वेट ये सब कुछ बंद रहता है। हमें वैसा माहौल नहीं चाहिए। हमें चाहिए कि हमारी शादी ना अच्छे अच्छे फोटोशूट हो और काफी ओपन एरिया हो, बहुत अच्छा वीडियो बनाए। मनोहर अपनी बेटी की शादी बहुत ही धूमधाम से करना चाहता था। यूं ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अब नंदिनी की हल्दी और मेहंदी की रस्में शुरू हो जाती है। हर तरफ चहल पहल था, खुशियों का माहौल था। आपस में सभी लोग हंसी खुशी नाच रहे थे, गा रहे थे, एक दूसरे को हल्दी लगा रहे थे। इसी बीच अचानक से बारिश शुरू हो जाती है। बारिश देखकर चाची नंदिनी से बोलती है, देखा नंदिनी बेटा, आज तेरी हल्दी और मेहंदी है और आज ही बारिश शुरू हो गई। कहा था ना कि पतीले में खाना मत खा। चाची हमें ब्लेम मत करो, हमें नहीं पता था ये सब होता है या नहीं होता है। और पतीले में खाना खाने से कुछ भी नहीं होता। पता नहीं कहाँ की बात कहाँ से कनेक्ट कर रही हो आप। ऐसे ही थोड़ी देर बाद बारिश शांत हो जाती है। अब अगले दिन नंदिनी की शादी का दिन था। नंदिनी की शादी उसके मन मुताबिक फार्म हाउस में होने वाली थी। फार्म हाउस को बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया जाता है। ऐसे ही बड़ी धूमधाम से पीयूष बारात लेकर नंदिनी के दरवाजे पर आता है। सभी लोग आपस में नाच गा रहे थे। अचानक से बारिश शुरू हो जाती है। सभी लोग बारिश में भीगने लगते हैं।
जिनमें से कुछ बाराती मुंह बनाकर बातचीत करते हुए कहते हैं, अरे ये कैसा स्वागत है हमारा। अरे इन लोगों को पता होना चाहिए कि बारिश का मौसम है, तो कम से कम होटल वगैरह तो बुक कर ले। फार्म हाउस में शादी करेंगे तो हम भीगेंगे ही ना। ऐसे ही कुछ रिश्तेदार आपस में बातचीत कर रहे थे। तभी पीयूष को इस बारे में पता लग जाता है और पीयूष घोड़ी से उतरकर बारिश में नाचते हुए कहता है, वैसे ये सबसे अनोखी शादी होगी। हमारी शादी में बारिश होगी, क्योंकि बारिश भगवान हमें अपना आशीर्वाद देने के लिए कर रहे हैं। हर चीज को नेगेटिव मत लो। और इतना मालूम है कि बारिश की वजह से नंदिनी की फैमिली ने जो भी इंतजाम किया था वो सब खराब हो गया। लेकिन आज दो लोगों का मिलन होना है और आज के दिन इस बारिश में दो परिवार एक बंधन में बंधने वाले हैं। तो किसी को कोसने से कुछ नहीं होगा, बल्कि इस खुशी को एंजॉय करो और बारिश में हम दोनों कपल को अपना आशीर्वाद दो, है ना। पीयूष की बातें सुनकर सभी का चेहरा खुशी से मुस्कुरा उठता है और उसी बारिश में पीयूष और नंदिनी दोनों की जयमाला होती है और किसी तरह से हंसी खुशी दोनों की शादी बारिश में भीगते हुए संपन्न हो जाती है। शादी के अगले दिन सभी रिश्तेदारों को सर्दी जुकाम लग जाता है। नंदिनी विदाई के वक्त रो कम रही थी और छींक ज्यादा रही थी। ये सब देखकर पीयूष उसका मजाक बनाते हुए बोलता है, अरे 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 अरे, अब रोते हुए कहीं तुम अपने रिश्तेदारों के कपड़ों में अपनी नाक मत लगा देना। तुम लड़कियों का ना यही होता है, रोते हुए ना तुम्हारी नाक निकलने लग जाती है, संभालो। तुम ना हर वक्त हंसी मजाक के मूड में ही रहते हो। यही तो जिंदगी है नंदिनी। रात बारिश में हर किसी का चेहरा उतर गया था, लेकिन ये भी तो सोचो ना कि ये बारिश करना या करवाना किसी इंसान के हाथ में तो नहीं होता है ना, बल्कि ये तो कुदरती होता है। क्या पता भगवान भी हमारी शादी में शामिल होना चाहते थे। इसीलिए उदास होने से कुछ नहीं होता है। अपनी प्रॉब्लम्स को भी एंजॉय करोगे ना तो हमेशा खुश रहोगे। समझी कुछ की नहीं समझी? इस तरह से नंदिनी की विदाई हो जाती है और वे अपने ससुराल चली जाती है। गर्मियों की छुट्टियां पड़ चुकी थी। 1 साल से ऊपर हो चुका था, पर अब तक सविता अपने मायके नहीं गई थी। ऐसे ही एक दिन सविता अपनी सास से कहती है, माँ जी, बच्चों की छुट्टियाँ पड़ गई है और मुझे 1 साल से ऊपर हो चुका है। मैं पिछली बार भी गर्मियों की छुट्टियों में अपनी माँ से मिलने नहीं जा पाई। क्या मैं इस बार बच्चों को लेकर कुछ दिनों के लिए अपनी माँ के पास चली जाऊँ? वैसे भी गर्मी बहुत ज्यादा है। हाँ, गर्मी सिर्फ तेरे लिए ही तो पड़ती है। तेरी माँ तो जैसे कश्मीर में रहती है, बर्फ की वादियों में। क्यों, सही कहा ना मैंने? कोई जरूरत नहीं है कहीं जाने की, चुपचाप से यही रहना। अभी कुछ दिन पहले ही मेरी बेटी अर्चना का फोन आया था, वे कल आ रही है अपने बच्चों के साथ छुट्टियां बिताने के लिए। 1-2 महीने की बात है, बाद में चले जाना। इतनी भयंकर गर्मी पड़ रही थी, इसलिए सुमित्रा अपनी बेटी को अपने पास बुला लेती है। क्योंकि अर्चना के ससुराल में एसी नहीं था, तो वहीं दूसरी ओर अपनी बहू को अपनी माँ के घर जाने से मना कर देती है। जबकि सविता की माँ उत्तराखंड में रहती थी, वो दिल्ली जितनी गर्मी नहीं थी। बस यही वजह थी कि सविता अपने बच्चों के साथ छुट्टियां बिताने के लिए अपने मायके जाना चाहती थी। पर सुमित्रा तो अपनी बहू और बेटी में इतना फर्क करती थी कि अपनी बेटी को बुला लेती है और बहू को जाने से मना कर देती है। कुछ दिनों बाद अर्चना अपने बच्चों को लेकर घर आती है। अरे आ गई मेरी बेटी। कितनी धूप है बाहर, कैसे तपती हुई धूप में आई है तू। तेरे सास ससुर को जरा भी तुझ पर तरस नहीं आता कि कहीं तेरे लिए कोई गाड़ी बुक कर देते? माँ, मैं तुम्हें क्या बताऊँ, मेरे ससुराल वाले इतने कंजूस है कि कुछ पूछो मत। कभी कभी तो मुझे लगता है कि वे लोग पैसा सीने पर लाद कर जाएंगे। अरे मैं बोलते बोलते थक जाती हूँ, पर मजाल है कोई सुन ले। अर्चना मेरी बेटी, मैं सब जानती हूँ, इसलिए तो मैं तुझे गर्मियों में यहाँ ही बुला लेती हूँ। देख तेरी भाभी भी यही है, कहीं नहीं गई। कह रही थी कल मुही कि मायके जाऊंगी, पर मैंने मना कर दिया। आखिर मेरी बेटी इतने दिनों बाद आ रही है और भाभी के रहते मेरी बेटी घर के काम करे, अच्छा थोड़ी ना लगेगा। सच में ना माँ, तुम मेरे बारे में कितना सोचती हो। वैसे माँ, सच में बाहर बहुत धूप है। मेरा बेटा बहुत ज्यादा थक गया है। भाभी से कहना वे राघव को जाकर एसी वाले रूम में सुला दे और मेरे लिए कुछ ठंडा पानी बना कर दे दे। अर्चना घर में आते ही फरमाइश देना शुरू कर देती है और सुमित्रा अपनी बेटी के सारे ऑर्डर अपनी बहू को पूरे करने के लिए कहती है। इतनी चिलचिलाती गर्मी में भी बेचारी सविता घर के सारे काम करती और कुछ नहीं कहती।
ऐसे ही एक दिन खाना बनाकर सविता कुछ देर के लिए एसी वाले कमरे में जाकर बैठ जाती है। तभी वहां अर्चना और सुमित्रा आते हैं। एसी के नीचे सविता को बैठा देखकर उन दोनों के मन में मानो जैसे पूरे बदन में आग लग जाती है। भाभी तुम्हारे मजे हैं, तुम्हारे ससुराल में एसी लगा है, इसलिए कुछ काम करती हो या नहीं, या एसी की हवा खाने के लिए बैठ जाती हो। कभी मेरे ससुराल जाकर देखना, मैं अकेली एक पैर पर सारे घर के काम करती हूँ, पर फिर भी वहाँ मेरी इज्जत नहीं है। अरे तुझे किसने कहा है एसी चलाने को? 100 बार तुझे मना किया है एसी के नीचे बैठने से, पर तू है जो सुनती नहीं है। अब चल निकल यहाँ से, दोबारा इस रूम में मत दिख जाइयो। सुमित्रा अपनी बहू और बेटी में इतना फर्क करती है कि वो अपनी बेटी को एसी वाले कमरे से बाहर नहीं जाने देती और बेचारी बहू को एसी वाले कमरे में कदम तक नहीं रखने देती। जहां अर्चना सारा दिन अपनी माँ के साथ बैठकर एसी वाले कमरे में ठंडी ठंडी हवा खाती, तो वहीं बेचारी सविता सारा दिन रसोई घर में बैठकर अपनी ननद और सास के ऑर्डर को पूरा करती। हे भगवान, ये गर्मी तो मुझसे बर्दाश्त ही नहीं हो रही। भाभी मेरे लिए ना शरबत बना दो और मेरे बच्चों के लिए बाहर से आइसक्रीम ला देना। घर में कोई नहीं है इसलिए तुम्हें कह रही हूँ, वरना भैया ही ला देते। ठीक है अर्चना, बस 10 मिनट दो, मैं तुम्हारे लिए शरबत बनाकर और बच्चों के लिए आइसक्रीम ला देती हूँ। सविता अपनी ननद की सभी बातों को चुपचाप मानती और कभी उफ तक नहीं करती। ऐसे ही एक रात सविता अपने बच्चे और पति के साथ सो रही होती है और तभी अचानक से पंखा खराब हो जाता है। अरे अब इस पंखे को क्या हो गया? सविता चलो हम एसी वाले कमरे में चलते हैं जहां माँ और अर्चना सो रही हैं। नहीं नहीं, रहने दीजिए, एक ही कमरे में एसी लगा है और बेचारी अर्चना गर्मी की वजह से यहाँ आई है, और अगर हमारी वजह से उसे सोने में दिक्कत होगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। एक रात की तो बात है, कल हम अपना पंखा ठीक करवा लेंगे। सविता इस पंखे में हवा नहीं आती, गर्मी इतनी ज्यादा है कि पंखा भी फेल है। मैं कल अपने कमरे के लिए एसी लगवा लूंगा या कूलर ले आऊंगा। आप क्यों पैसे फिजूल के खर्च करते हैं? इस बार आपकी इतनी छुट्टियां हो गई है, अगर आपने माँ जी को पूरी सैलरी नहीं दी तो वे बेकार में ही नाराज हो जाएंगी। अगर हमने अपने कमरे में एसी लगा लिया तो बेकार में ही घर में कलेश हो जाएगा। एक कमरे में एसी लगा तो हुआ है, छोड़ दीजिए ना। सविता गर्मी बर्दाश्त करती है पर घर में कलेश नहीं चाहती थी, इसलिए वो अपने पति को एसी लाने से मना कर देती है और अगले दिन पंखा ठीक करवा लेती है। पर गर्मी इतनी ज्यादा थी कि सविता उस गर्मी को अब झेल नहीं पाती और एक दिन में काम करते हुए सविता की तबीयत खराब हो जाती है और वो बेहोश हो जाती है। माँ जी जल्दी आओ, भाभी बेहोश हो गई। सविता पहली बार इतनी बीमार पड़ी थी, उसको इतना बीमार देखकर सुमित्रा भी डर जाती है और डॉक्टर को बुलाती है। डॉक्टर के आने के बाद पता चलता है कि सविता की तबीयत ज्यादा खराब है और उसे लू लग चुकी है और उसे पानी चढ़ेगा। ये सब कुछ इस चिलचिलाती गर्मी की वजह से हुआ है। जिसके बाद सुमित्रा और अर्चना कुछ दिनों तक सविता का अच्छे से ख्याल रखते हैं और जब सविता खुद को बेहतर महसूस करती है तो सुमित्रा सविता से कहती है, बहू मुझे माफ करना, मैंने तेरी तकलीफ को नहीं समझा, पर मैं बुरी नहीं हूँ। मैंने बेटी और बहू में फर्क किया। गर्मी की वजह से मैंने अपनी बेटी को यहाँ बुला लिया ताकि उसे एसी का सुख दे सकूं, पर मैं भूल गई थी तू भी तो किसी के घर की बेटी है। मैंने तुझे तेरे मायके नहीं जाने दिया और तुझसे इतनी गर्मी में घर के काम करवाए। पर अब तो फिक्र मत कर, तू इस बार पूरी गर्मी की छुट्टियां बिता कर आना। वैसे भी तेरी माँ का घर बहुत अच्छी जगह है, वहाँ एसी की भी हवा फेल है। हाँ भाभी, माँ बिल्कुल सही कह रही है, मैं भी किसी के घर की बहू हूँ और जब मेरी सास मुझसे घर के काम करवाती है और कभी मुझे मायके आने के लिए मना कर देती है तो मैं अपनी सास से झगड़ लेती हूँ, पर आप कभी ऊंची आवाज में बात नहीं करती, इसलिए हमारा फर्ज बनता है कि आप बिना कहे आपकी बातें समझे। इसलिए आप फिक्र मत करो और यहाँ से जाओ, घर को हम संभाल लेंगे। अपनी सास और ननद का बदला हुआ रूप देखकर सविता को बहुत अच्छा लगता है और वो अपने बच्चे के साथ कुछ दिनों के लिए अपने मायके उत्तराखंड चली जाती है। तो वहीं दूसरी ओर अर्चना और सुमित्रा को भी समझ आ जाता है कि बेटी चाहे अपनी हो या पराई, कभी भी इंसान की बेटी और बहू के बीच भेदभाव नहीं करना चाहिए।